जो ये वाला क्वेश्चन है नीट 2017 का क्वेश्चन है और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन प्रॉपरली कहीं पे मतलब जो ना प्रॉपरली दे नहीं रखा इसको ना, मतलब बहुत सही तरीके से कैसे समझा जा सकता है, बच्चे के सोचने का तरीका क्या होना चाहिए वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। देखो, सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। पहले हम क्वेश्चन ही क्या है इसी बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि क्वेश्चन ही क्या है। ये कह रहा है कि एक बार मान लो यार, अज्यूम कर लो कि एक प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज थोड़ा सा अलग अलग है। वैसे चार्ज दोनों पे सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो -e का चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, और ये बताइए आप प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e और प्रोटॉन पे चार्ज कितना बताइए यहाँ पे +e होता है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है +e और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बताइए -e का होता है। ये सबको पता है, लेकिन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे तो मान लो -e का और प्रोटॉन पर मान लो E + ΔE का चार्ज, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी बताऊंगा, एक रिजल्ट बताऊंगा जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मतलब, और उस वाले रिजल्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, ठीक है ना। इफ द नेट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट a distance d apart is 0। नेट जो देखो, जब दो इसमें इसने क्या किया कि इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स, बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स की बात हो रही है, दो हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है ना। अगर उनको पास पास रखोगे दो हाइड्रोजन के एटम्स को, तो उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। मानते हो कि नहीं मानते? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लगेगा? अभी क्यों लगेगा आपको? सर एटम के ऊपर थोड़ा लगता है, मैं बताऊंगा उनके ऊपर क्यों लगेगा। वो दोनों हाइड्रोजन के एटम्स जो उसने ऊपर कंडीशन दे दी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगाएंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाएंगे, तो नेट 0 है, ठीक है ना। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d दे रखी है आपको, ठीक है ना। और आपको ये बताना है कि ΔE किस ऑर्डर का होगा, मतलब एक पे चार्ज है -e, दूसरे पे चार्ज है +ΔE। इसमें ऐसे केस में ΔE किस ऑर्डर का होगा, सुन लो आप ध्यान से। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, पहले इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं एक बार समझा रहा हूँ कैसे करेंगे हम इसमें। एक काम करो आप इसमें कि यार देखो, इस क्वेश्चन को करना है ना, तो आप एक बात बताइए, हाइड्रोजन एटम में होता क्या? पहले तो ये बताओ, हाइड्रोजन एटम में होता क्या? एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है। एक प्रोटॉन और एक एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। एटम वैसे रियल में क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, सेम होते हैं, साइन का फर्क है, इसलिए एटम क्या होता है? ओवरऑल न्यूट्रल होता है। लेकिन इसने जो इमेजिनरी कंडीशन मान ली, इसने जो इमेजिनरी, इसके अकॉर्डिंग न्यूट्रल नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -e, प्रोटॉन पे +e का नहीं है, प्रोटॉन पे है E + ΔE का। तो ओवरऑल एटम पे कितना चार्ज हो गया? ओवरऑल एटम पे ΔE। और इन दोनों को जोड़ दो यार, इसको और इसको ऐड करोगे तो एक प्रोटॉन का एटम है, ठीक है ना, एक एटम है प्रोटॉन का 1H1 है, इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा बताइए? +ΔE। इस पे चार्ज कितना होगा बताइए? +ΔE का चार्ज होगा। और यहाँ पे ये दूसरा है, इस पे भी चार्ज कितना होगा बताइए? +ΔE का। और गैप कितना इनके बीच का? d है। हाँ जी, पहले तो ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? प्रोटॉन के वैसे प्रोटॉन न्यूट्रल, प्रोटॉन का एटम जो एटम होता है हाइड्रोजन का एटम वैसे रियल में क्या होता है? न्यूट्रल होता है, रियल में न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ पे कितना चार्ज होगा इसके ऊपर? ΔE। क्यों आया? क्योंकि इसने जो पहली इमेजिनरी लाइन जो बोल दी, इस लाइन के अकॉर्डिंग आया, गैप है d। अब बताइए, अच्छा प्रोटॉन के ऊपर एक बात बताइए, इसके ऊपर एक ये प्रोटॉन भी है और एटम में क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, और प्रोटॉन का मास कितना होता है बता सकते हो? ये रहा प्रोटॉन का मास, ये हाइड्रोजन एटम का मास भी लेना है, मास ऑफ हाइड्रोजन, या फिर प्रोटॉन का मास भी ये, और ये मास भी, ये वाला मास यूज करना है। मास भी हमें पता है, इन दोनों का मास पता है, इन दोनों पे चार्ज पता है। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर में कैसा लगेगा? कैसा फोर्स लगेगा? एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगेगा? पॉजिटिव, रिपल्सिव की अट्रैक्टिव? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इधर ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी? हाँ जी, ये ई लिख दिया मैंने,
के Q1 Q2 यानी डेल्टा ई का स्क्वायर, Q1 Q2 मतलब डेल्टा ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में डी स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे? बात समझ आ गई आपको? अब सुनो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगाएंगे बताइए एक दूसरे पे? ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए कितना लगाएंगे एक दूसरे पे? Gm1 M2 मास तो सेम है दोनों पे, यहाँ पे मास दोनों का सेम है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम mh लिख दो, Gm स्क्वायर बाय m d स्क्वायर। हाँ जी बताइए आप, mh मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर मास ऑफ प्रोटॉन उतना ही होता है। ये ग्रेविटेशन, ये वाला ग्रेविटेशन फोर्स बताइए अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा? यार ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है, जो कुछ भी हो जाए, कभी रिपल्सिव हो ही नहीं सकता नेचर में। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर ये एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे जी, इस पे एफ जी लगा, इस पे भी एफ जी लगा। अब एक बताओ, इस वाले एटम के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक इधर। ये इसने बोल दिया कि नेट फोर्स जीरो है दोनों एटम्स पे, दोनों पे नेट फोर्स क्या है यहाँ पर? जीरो यार, दोनों पे नेट फोर्स। तो अगर इस पे और इस पे नेट फोर्स जीरो है तो इन दोनों को इक्वेट कर दो यार। आप क्या करोगे? इन दोनों को इक्वेट कर दोगे आप। यहाँ पे एफ इलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल। एफ इलेक्ट्रिक कितना होगा बताइए? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के डेल्टा ई का स्क्वायर बाय में डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर क्या लिखोगे बताइए? जी इंटू में एम एच का स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर क्या हो गया? अब इसने ये बोला कि डेल्टा ई की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी तब जब ये बराबर होंगे। तो एक डेल्टा ई की कोर्स एक मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों इक्वल हैं। तो उस डेल्टा ई की वैल्यू आपको निकालनी थी क्वेश्चन में आपको डेल्टा ई निकालना था। अब आप एक काम करो, इसको और इसको तो आपने इक्वेट कर ही दिया। जैसे यहाँ से डेल्टा ई का स्क्वायर की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? डेल्टा ई के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आपके पास जी एम एच का स्क्वायर डिवाइड बाय में, हाँ जी के, और डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? अंडर रूट जी एम एच का स्क्वायर डिवाइड बाय में के। ये आंसर रिजल्ट है। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है बस। जी की वैल्यू सारी दुनिया को पता है, कितनी होती है जी की वैल्यू? 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ये दे ही रखा है, के की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 सबको पता है पूरा काउंटर। इसको सोल्व कर लेना, आंसर मैं ऑर्डर पूछा है तो लगभग इस ऑर्डर का आंसर आएगा 10 रेज़ टू -37, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी आपको? इसके अंदर देखो जी और के तो बिल्कुल कांस्टेंट है, ये तो चेंज हो भी नहीं सकते। अब यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट जी बाई के इंटू एम एच का स्क्वायर। इसके एम एच को बाहर ले लो आप, तो ये डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एच हो गया। डेल्टा ई क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एच। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया यहाँ पर? ये एम एच हो गया। अब इसमें एग्जाम में ये कह सकता था इसी क्वेश्चन के अंदर ही, अगर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मास ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ये डबल, ये जब ये मान सकता है जब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग अलग है, तो ये भी मान सकता है कि प्रोटॉन का मास डबल है। मान लो प्रोटॉन का मास क्या हो गया? डबल। एक ऐसा इमेजिनरी हमने हाइड्रोजन एटम ले लिया जिसका मास डबल है। अब बताओ डेल्टा ई पे क्या फर्क पड़ेगा? वो जो डेल्टा ई आया है वो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? अब वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बताइए? पहले से 2 टाइम्स हो जाएगा। पूछ सकता है कि भाई इस केस में डेल्टा ई की वैल्यू कुछ होगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएंगे। अब ये कह सकता है पेपर में कि अगर एम एच की वैल्यू को डबल कर दें, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन में फर्दर एक्सटेंशन में, तो उस केस में डेल्टा ई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो एम एच के डबल करने से डेल्टा ई भी डबल। आगे बात समझ में आपको? ये वाला क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया ये, ओके गुड।